मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, उसमें अपन रक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रक्त को अपन कितने भागों में बांटते हैं। उससे पहले अपन रक्त के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रख लें कि रक्त क्या होता है। देखो, रक्त का मेन कार्य होता है कि परिसंचरण करना, मतलब कि शरीर के अन्य भागों में खाद्य पदार्थ वगैरह पहुंचाना। कार्य क्या है? रक्त का कार्य है। ठीक है, तो रक्त की पीएच लगभग एग्जाम में पूछी जाती है। तो रक्त की पीएच है अपनी 7.4 पीएच। ठीक है, तो अपनी पीएच भी ध्यान में रखेंगे, रक्त की पीएच। ठीक है, रक्त की पीएच ध्यान में रखेंगे। देखो, रक्त को अपन ने दो भागों में बांटा, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। ठीक है, दो भाग है अपने, प्लाज्मा व रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा 55% बनाती है रक्त का, जबकि रुधिर कणिकाएं 45% बनाती है। उसके बाद देखो, प्लाज्मा जो होता है रक्त में तरल अवस्था में होता है। ठीक है, इसमें प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं। रक्त प्लाज्मा को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जल। ठीक है, जल प्लाज्मा में 90 से 92% होता है, और जो ठोस पदार्थ है वो 8 से 9% होते हैं। अब ठोस पदार्थों को अपन दो भागों में बांटते हैं, पहला अकार्बनिक, दूसरा कार्बनिक। ठीक है, अब देखो, अकार्बनिक पदार्थ की बात करें कौन कौन से, तो देखो थोड़े से नॉलेज ध्यान रखना। पहला पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जैसे आयन है जो अपने अकार्बनिक पदार्थ में पाए जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थ की बात करें, देखो कार्बनिक में कौन कौन से अपने शरीर के प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो है वो कार्बनिक पदार्थ के अंदर आते हैं। उसके बाद देखो, जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें देखो प्रोटीन हो गया, प्रोटीन कुछ मात्रा में ग्लूकोज, ठीक है, इस प्रकार पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि क्या क्या पाए जाते हैं, ग्लूकोज, प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ के रूप में। देखो, प्रोटीन मुख्य रूप से प्रोटीन है कितनी प्रकार की होती है प्लाज्मा में, तो देखो प्लाज्मा में जो है प्रोटीन जो है वो फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन। देखो, फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन ठीक है, इस प्रकार की प्रोटीन जो है वो मनुष्य के प्लाज्मा में पाई जाती है। ठीक है, देखो प्लाज्मा में जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो क्या काम करेगी, रक्त का स्कंदन करने का काम करेगी। मान लीजिए आपको चोट लगी, चोट लगने पर जो फाइब्रिनोजन है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, 2-3 मिनट के बाद रक्त आना बंद हो जाता है चोट लगने के बाद। ठीक है, तो एल्बुमिन एक और अपना है प्रोटीन, एल्बुमिन देखो, रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन के बारे में अगर पूछ ले कि रक्त में कौन सी प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो अपना आंसर क्या होगा, एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन के बाद ग्लोबुलिन भी इसमें पाई जाती है। ठीक है, रक्त में ग्लोबुलिन पाई जाती है। और पहले देखो, शुरुआत से देखो, रक्त है, रक्त की पीएच क्या है, 7.4 है। और उसके बाद देखो, रक्त है क्या है, तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, रक्त क्या है अपना, तरल संयोजी उत्तक। और इसमें देखो पीएच जो है, रक्त की पीएच है 7.4। ठीक है, देखो कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि रक्त की पीएच क्या होती है, तो अपनी कितनी होती है, 7.4। और उसके बाद तरल संयोजी उत्तक है रक्त, और रक्त को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा। तो प्लाज्मा अपना रक्त का कितना प्रतिशत बनाता है, तो 55%, और रक्त कणिकाएं 45% बनाती है। और प्लाज्मा को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, पहला जल जो 90 से 92% होता है। ठीक है, उसके बाद ठोस जो है अपना 8 से 9%। अब ठोस में देखो, ठोस में कार्बनिक और अकार्बनिक दो पदार्थ आते हैं। कार्बनिक में देखो, कार्बन जो उसमें पाया जाएगा कार्बनिक पदार्थों में, देखो मैंने अकार्बनिक की बात की थी, तो अकार्बनिक में देखो पोटेशियम, कैल्शियम उनकी बात की थी। इसका मतलब उसमें कार्बन नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो 0.9% ये होता है। उसके बाद कार्बनिक पदार्थ में देखो प्रोटीन, ग्लूकोज वगैरह जो थोड़ी बहुत मात्रा में प्लाज्मा में पाई जाती है। इसका मतलब प्लाज्मा जो है रक्त का अधिकांश भाग का निर्माण प्लाज्मा करता है। ठीक है, प्लाज्मा जो है रक्त का अधिकांश भाग का निर्माण करता है। उसके बाद देखो, कार्बनिक पदार्थ को अपन ने बताई थी कि प्रोटीन पाई जाती है। देखो ग्लूकोज जो है, उसके बाद देखो कार्बनिक पदार्थ फाइब्रिनोजन, प्रोटीन की बात कर रहे हैं, प्रोटीन होती है, प्रोटीन फाइब्रिनोजन प्रोटीन है,
जिसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। ये जो सारे जो प्रोटीन है उनका निर्माण यकृत में होता है, ठीक है। उसके बाद देखो रुधिर कणिका, जो रुधिर कणिकाएं हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला लाल रक्त कणिकाएं, और दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा प्लेटलेट्स, ठीक है। तीसरा प्लेटलेट्स, यहाँ पे इनको आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाओं को क्या बोलेंगे, रेड ब्लड सेल। उसके बाद देखिए श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल कहेंगे, ठीक है। अब लास्ट वाली है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट यहाँ पे प्लेटलेट्स बोल दीजिए, ठीक है। बीमारी की अवस्था में प्लेटलेट्स की संख्या थोड़ी घट जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लेटलेट्स हो गई, और अब श्वेत रुधिर कणिकाओं को अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहली एसिडोफिल्स, इनके बारे में एक एक की चर्चा अपन करेंगे, लेकिन सबसे पहले इनके नाम याद होने चाहिए अपन को, इसलिए मैंने पहले नाम बताए हैं, ठीक है। तो एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, देखो इनके दो नाम और हैं। एसिडोफिल्स को इओसिनोफिल्स भी बोलते हैं, और बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स को हिट्रोफिल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो श्वेत रुधिर कणिकाएं को 3 भाग है, पहला एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और फिर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो उसके बाद देखो ये 3 भागों में डिवाइड हो गई। ये अपने देखो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, उसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि रेड ब्लड सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता। ध्यान रखेंगे आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, और प्लेटलेट्स में केंद्रक, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। प्लेटलेट्स बोल दो चाहे रेड ब्लड सेल बोल दो, केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स को अपन ने 2 भागों में डिवाइड किया है। प्लेटलेट्स को मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, ठीक है। अब लिम्फोसाइट 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। देखो लिम्फोसाइट होती है जो अपनी प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है, तो बी लिम्फोसाइट बोल दो चाहे टी लिम्फोसाइट बोल दो, वो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। इतना अपन ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखो रुधिर कणिका, प्लाज्मा के बारे में अपन ने पढ़ लिया। प्लाज्मा जल और ठोस से मिलकर बना होता है, ठीक है, जल और ठोस से मिलकर बना होता है। तो इसमें क्या होता है, ठोस में क्या, कार्बनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक, और कार्बनिक को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया है, फाइब्रिनोजन और एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन, ठीक है। इसके बाद देखिए रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाओं को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला आरबीसी, या फिर रेड ब्लड सेल बोल दो, या फिर इसको इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ठीक है, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देखो जरूरत है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इरिथ्रोसाइट, ठीक है, इरिथ्रोसाइट बोल दो चाहे आरबीसी बोल दो, एक ही बात है। इसके बाद देखो अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल अपने जो रुधिर कणिकाएं 45% बनाती हैं। उसके बाद देखो रक्त कणिकाओं के बारे में, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर श्वेत, फिर प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रक्त के बारे में ध्यान रखिए, तरल संयोजी उत्तक है और पीएच अपनी 7.4 होती है। उसके बाद देखो जो रक्त कणिकाओं में आरबीसी जो है, आरबीसी, आरबीसी या फिर इसको इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ठीक है, इरिथ्रोसाइट, या फिर इसको ही लाल रुधिर, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। इसके 3 नाम है, तीनों नाम ध्यान रखेंगे, लाल रुधिर कणिकाएं। तो पहला देखो इसके बारे में, देखो इसका जीवन काल कितना होता है, ठीक है। आरबीसी का जो मनुष्य में जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल लगभग, औसत की बात करेंगे अपन, औसत जीवन काल कितना होता है, औसत जीवन काल 120 दिन होता है, ठीक है। 120 दिन तक आरबीसी जीवित रहती है, और ठीक है, आरबीसी 120 दिन जीवित रहती है। और आरबीसी का निर्माण को, आरबीसी निर्माण को, जो आरबीसी का निर्माण होता है इसको हीमोपोइसिस कहते हैं, ठीक है, हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस या फिर इसको इरिथ्रोपोइसिस भी कहते हैं, ठीक है। इनका निर्माण को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। देखो निर्माण में टाइम कितना लगता है, तो 72 घंटे बोल दीजिए, 72 घंटे या फिर 3 दिन, ठीक है। 3 दिन में रक्त का निर्माण होता है। निर्माण कहाँ होता है,
देखो तो स्थान, किस स्थान पर इसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है वो किस स्थान पे होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आरबीसी का निर्माण किस स्थान पे होता है, अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा। देखो अस्थियों के जो बीच में है वो जगह जगह पाई जाती है, खाली जगह है, अस्थियां बीच से खोखली होती है और खोखली स्थान में अस्थि मज्जा कहलाता है। और अस्थि मज्जा या फिर बोन मेरो जो होता है वहां इसका निर्माण होता है। ठीक है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और ज्यादातर है फीमर वाले भाग में, जो है जांग की हड्डी है फीमर, उसमें ज्यादातर रक्त का निर्माण होता है। तो अपन ये भी ध्यान रखेंगे। उसके साथ देखो आकृति की बात करें, आकृति तो आकृति देखो, आकृति जो है इसकी अपने मनुष्य शरीर में उभियावतल होती है। ठीक है, उभियावतल। ठीक है, उभियावतल होती है। उभियावतल इसकी संरचना है। उभियावतल मतलब 2 बार अवतल बनता है, इसलिए क्या बोलते हैं आरबीसी को, उभियावतल संरचना है इसकी आरबीसी की। तो ये भी अपन ध्यान रखेंगे। आकार की बात करें, आकार, ठीक है, आकार की बात करें मनुष्य में तो देखो सभी जीवों में आकार की बात करें तो सबसे बड़ी स्तनधारियों में बात करें तो सबसे बड़ी आरबीसी होती है स्तनधारियों में हाथी की सबसे बड़ी देखो स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होगी, तो हाथी की होगी। और सबसे छोटी स्तनधारियों में, सबसे छोटी तो स्तनधारियों में मृग है, मृग। ठीक है, मृग, कस्तूरी मृग की आरबीसी सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी। ठीक है, सबसे छोटी। तो आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी आरबीसी स्तनधारियों की बात करें, आरबीसी सबसे बड़ी तो हाथी की होगी और सबसे छोटी तो कस्तूरी मृग की सबसे छोटी होगी। और स्थान देखिए अस्थि मज्जा में पाया मतलब अस्थि मज्जा होता है मनुष्य में, उसमें इसका निर्माण होता है। आकृति उभियावतल आकृति है। और आकार की बात करें तो देखो हाथी और कस्तूरी मृग में सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो ये चीजें स्क्रीनशॉट ले लेना इनका। उसके बाद देखो आरबीसी की और कुछ बातें हैं। हीमोपोइसिस हो गया, देखो एरिथ्रोसाइट कहते हैं आरबीसी को। उसके बाद देखो जो भौतिक गुण है आरबीसी के, भौतिक गुणों में देखिए आरबीसी जो होती है वो आरबीसी है वो रक्त में क्या होती है, प्लेटों की तरह पाई जाती है। ठीक है, प्लेट जैसे प्लेटें रखी हुई है तो उन संरचनाओं को क्या कहते हैं, जैसे प्लेटें रखी हुई है उस प्रकार से पाई जाती है। तो ऐसे सिक्कों की तरह है, तो सिक्कों की तरह पाई जाती है, सिक्कों की तरह पाई जाने के कारण, रक्त में जो है सिक्कों की तरह पाए जाने के कारण इनको क्या नाम देते हैं, पाए जाने के कारण रूलेक्स नाम देते हैं। ठीक है, रूलेक्स नाम देते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि सिक्कों की तरह पाई जाती है कौन सी आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, तो अपन नाम देंगे रूलेक्स। ठीक है, रूलेक्स ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कई दफा पूछा जाता है। ठीक है, रूलेक्स। तो उसके बाद देखिए आरबीसी की बात करें तो आरबीसी में अपन जानते हैं कि केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, आरबीसी या प्लेटलेट्स दोनों में ही केंद्रक नहीं पाया जाता। तो केंद्रक नहीं पाया जाता किसमें, तो आरबीसी में। ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो देखो हर प्रत्येक चीज का जो है वो होता है अपवाद होता है। ठीक है, तो इसका भी क्या है, अपवाद है, मतलब इसमें भी स्तनधारियों में केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारियों की बात कर रहा हूं, स्तनधारियों में केंद्रक नहीं पाया जाता। अपवाद क्या है, तो अपवाद की बात करें तो पहला अपवाद है अपना ऊंट व लामा। देखिए इन दोनों में क्या होता है, केंद्रक, आरबीसी में केंद्रक जो है पाया जाता है। ठीक है, अपन ध्यान रखेंगे कि अपवाद है ऊंट और लामा, इनमें क्या होता है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक नहीं किन में पाया जाता है, तो मनुष्य में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, स्तनधारी है उनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता, ऊंट और लामा इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। तो अपन ये ध्यान रखेंगे कि केंद्रक नहीं पाया जाता। देखिए अपन जानते हैं कि केंद्रक नहीं पाया जाता, इसका मतलब समस्त नियंत्रण तो केंद्र करता है, तो फिर केंद्रक नहीं पाया जाता तो होता क्या है फिर, देखो
केंद्रक नहीं होता तो फिर एनर्जी किससे मिलेगी, आरबीसी को। आरबीसी में समस्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता। जैसे बात करें तो अंतर्प्रदी जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, इस प्रकार की संरचनाएं नहीं पाई जाती, तो इससे एनर्जी कैसे प्राप्त होगी। तो शर्करा का क्या करती है, शर्करा के अनोक्सी, देखो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन सा शोषण होता है, अनोक्सी शोषण से लैक्टिक अम्ल निर्माण से क्या करती है, एनर्जी प्राप्त करती है। तो शर्करा मतलब ग्लूकोज के अनोक्सी शोषण से क्या प्राप्त करते हैं, आरबीसी, तो एनर्जी प्राप्त करती है। तो अपन ये भी ध्यान में रखेंगे आरबीसी के बारे में। तो देखो आरबीसी के क्या कार्य हैं, आरबीसी के कार्य भी देखो इंपॉर्टेंट होते हैं। आरबीसी क्या काम करती है, तो पीएच देखो, इनकी पीएच, रक्त की पीएच भी ध्यान में रखनी है 7.4, तो ध्यान में रखिएगा इनको। देखो तो इनके कार्य देख लेते हैं, आरबीसी के कार्य, आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल, इनके कार्य क्या क्या है, कौन कौन से कार्य हैं इनके। तो देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाना। तो O2 को फेफड़ों से शरीर के भागों में पहुंचाना। तो अपन ध्यान रखेंगे कि O2 का क्या कार्य है। तो O2 का कार्य है कि ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाना। और उसके बाद देखो CO2 को शरीर के अन्य भागों से कहां पहुंचाना, अन्य भागों से फेफड़ों में पहुंचाना। तो CO2 को फेफड़ों तक पहुंचाना, ठीक है। देखो CO2 बनेगी कहां, CO2 बनेगी शरीर के अन्य भागों में बनेगी, तो वहां से क्या कहां तक पहुंचाना, फेफड़ों तक पहुंचाना, इसका कार्य है, इंपॉर्टेंट कार्य है, ध्यान रखेंगे। और पीएच नियंत्रण का कार्य भी करती है। तो उसके बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट कार्य है। उसके बाद देखो आरबीसी में क्या पाया जाता है, देखो केंद्रक नहीं पाया जाता। तो केंद्रक नहीं पाए जाने के कारण इसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाए जाने के कारण हीमोग्लोबिन जो है, अपन क्या जानते हैं कि आरबीसी में क्या पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो देखो हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो फेरस, ठीक है। फेरस की बात करें तो फेरस किसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ये भी अपन ध्यान में रखेंगे, फेरस जो है आयन, वो किसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, ठीक है। तो देखो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो CO2 को जो है फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाना का कार्य क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन कुल मिला के इनको बांधता है, ऑक्सीजन को बांधता है और बांध कर शरीर के अन्य भागों में छोड़ देता है, और CO2 को वापस बांध के फेफड़ों में छोड़ देता है। तो इसका कार्य क्या हुआ, हीमोग्लोबिन का, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। देखो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, तो केंद्रक नहीं होने के कारण हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन की मात्राएं बढ़ जाती है। मतलब अगर केंद्रक नहीं होगा तो केंद्रक जगह नहीं करेगा, जैसे आरबीसी है मान लीजिए, तो यहाँ जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा आराम से ज्यादा आएगी। तो कहने का मतलब आरबीसी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसी में। तो देखो मनुष्य में कितनी आरबीसी होती है, मनुष्य में कितनी आरबीसी होती है, देखो सबसे पहले तो जो है स्वस्थ जो पुरुष की बात करूं मैं, पुरुष में कितनी पाई जाती है, ठीक है। स्वस्थ पुरुष में, तो स्वस्थ पुरुष में 50 से 55 प्रति घन मिमी, ठीक है, प्रति घन मिमी। अब देखो मनुष्य में, पुरुष में कितनी पाई जाती है, तो 50 से 55, ठीक है, 50 से 55 प्रति घन मिमी पाई जाती है, ठीक है। तो अपन पुरुष की बात करेंगे। तो अगर मादा की बात करें या फिर स्त्री की बात करें, स्त्री में स्वस्थ स्त्री में, स्वस्थ, ठीक है, स्वस्थ स्त्री में बात करें तो स्वस्थ स्त्री में देखिए कितनी होती है, 45 प्रति घन मिमी, ठीक है, 45 घन प्रति मिमी। ये भी ध्यान में रखिएगा कि मादा में कितनी होती है, तो 45 प्रति घन मिमी
होती है, और जबकि पुरुष में 50 से 55 प्रति घन मिमी होती है। ठीक है, अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन WBC के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।